ओए इंचार्ज साहब, ऊपर देखो। बारी आवाज़ और बदतमीज़ थी। हमारे पूरे दफ्तर में इतनी बदतमीज़ और बारी आवाज़ सिर्फ एक शख्स की थी। इसका नाम अकबर अली भट्टी था। वो हमारे अखबार के मालिक थे। भट्टी साहब सियासतदान थे। वह हाड़ी से एमएनए थे। मल्टीपल बिजनेस करते थे, जिनमें ज़िम्मेदारा से लेकर अद्वियात तक का कारोबार शामिल था। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ताहम अमारात ने इनकी कम इल्मी पर पर्दा डाल दिया। 1990 में इन्हें किसी ने बताया कि पूरी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी सिर्फ सहाफ़ियों से डरती है। अगर आप 2-4 करोड़ लगाकर कोई अखबार ख़रीद लें या फिर नया अखबार निकाल लें तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ज़िया शायद मरूम इस ज़माने के चोटी के सहाफ़ी थे। अकबर अली भट्टी ने इनसे रब्ता किया। दोनों ने डेली पाकिस्तान के नाम से मुल्क का तीसरा बड़ा अखबार निकाल लिया। पाकिस्तान से पहले मुल्क की सियासी और सहाफ़ती उफ़ पर 2 अखबार की इजारादारी थी। डेली पाकिस्तान ने यह इजारादारी भी तोड़ दी और सहाफ़ियों की तनख्वाहों में भी इजाफ़ा कर दिया। ज़िया शायद मरहूम इनकलाबी और किस्मती शख्सियत है। ये पुराने लोगों के बजाय नौजवानों को मौके देते थे। मेरे समेत इस वक्त सहाफ़त में जितने भी लोग थे, ये किसी न किसी हवाले से ज़िया शायद मरहूम की दरियाफ़त है। बहरहाल पाकिस्तान अखबार निकला। इसने रवायती सहाफ़त के तमाम बुत तोड़ दिए, लेकिन बदकिस्मती से ये सिलसिला ज़्यादा देर तक न चल सका। ज़िया शायद ने पाकिस्तान अखबार छोड़ दिया और ख़बर के नाम से अपना एक अदारा बना लिया। अकबर अली भट्टी ने इसके बाद अब्बास अत्तर मरहूम को एडिटर बना दिया। अब्बास अत्तर शाह जी कहलाते थे। कमाल इंसान और सहाफ़ी थे। मैंने 1992 में शाह साहब से मुतारफ़ हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से मैं इनके साथ ज़्यादा अरसा न काम कर सका। मगर इसके बावजूद शाह साहब के असरात आज तक कलम और ज़हन दोनों में मौजूद हैं। मैं आज तक ये फ़ैसला भी न कर सका शाह साहब एडिटर बड़े थे या इंसान। बहरहाल किस्सा मुख्तसर। शाह साहब डेली पाकिस्तान में आए तो ये अपने साथ अपनी टीम भी ले आए। शाह साहब क्योंकि इन दिनों नुआए वक्त से मुंसलिक थे, चनाचे इनकी सारी टीम नुआए वक्त से इम्पोर्ट की थी। मैं भी इनमें शामिल था। मैं इस टीम का नालायक और जूनियर रुकन था और ये लोग मुझे तरस खाकर साथ लाए थे। डेली पाकिस्तान ने इस ज़माने में इस्लामाबाद से अपनी इशात शुरू की। हम सब को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ हाँक दिया गया। हमारा दफ्तर मेलोडी में था और रहायश मैरियट के पीछे गुलशन जिन्ना में थी। ये 1992 में था। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी। अकबर अली भट्टी हुकूमती एमएनए थे। इन्हें गुलशन जिन्ना में 3 फ्लैट्स अलाट हुए थे। एक में ये खुद रहते थे, 2 हमारे कब्जे में थे। हम 15-20 लड़के आड़े तिरछे होकर इन फ्लैट्स में सो जाते थे, पैदल दफ्तर जाते थे। इस ज़माने का इस्लामाबाद आज से मुख्तलिफ था। यहाँ रोज़ बारिश होती थी, हर तरफ जंगल था, ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर थी और रात 8 बजे के बाद शहर में सवर फिरते थे और सन्नाटे का राज होता था। सरकारी दफ्तरों, एम्बेसियों के गेट खुले होते, ताहम हम मुँह उठाकर में दाखिल हो जाते। मैं इस दौर में वीज़ा लेने के लिए पोलैंड एम्बेसी गया। आप यकीन करें, मैंने बाहर मोटरसाइकिल खड़ी की, पासपोर्ट उठाकर सफ़ीर के कमरे में दाखिल हो गया। सफ़ीर ने खुद अपने हाथ से मेरा फार्म फिल किया, मुझे दफ्तर से वीज़ा फ़ीस ली और मुझे बगैर किसी कागज़ के वीज़ा लगा दिया। इसने सिर्फ मेरा साख्ती कार्ड देखकर फ़ोन करके मेरे दफ्तर से तस्दीक की थी। बहरहाल किस्सा मज़ीद मुख्तसर। हम रिहाइशगाह और दफ्तर शेयर करने की वजह से मुसलसल अकबर अली भट्टी को देखते रहते थे। इन्हें उर्दू नहीं आती थी, वो पंजाबी में बात करते थे। लहजे में बदतमीज़ी होती थी। ओह कह कर मुखातिब होते रहे। सियासी तोड़ जोड़ का ज़माना था। सदर ग़ुलाम अली इसाक़ ने मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत तोड़ी, जिसके बाद अकबर अली भट्टी पीपल पार्टी में शामिल हो गए। अब्बास अत्तर ने डेली पाकिस्तान छोड़ दिया। इनके साथ इनकी टीम भी चली गई, लेकिन मैं अखबार में टिक गया। नए एडिटर अज़हर सहल मरहूम थे। वो आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दोस्त थे। भट्टी साहब ने इन्हें इस चक्कर में एडिटर बना दिया। अज़हर सहल को सीनियर लोगों पर जूनियर बैठाने का शौक था, चनाचे उन्होंने मुझे शिफ्ट का इंचार्ज बना दिया। मैं भी जूनियर था और बाकी लोग सीनियर थे। वो मेरी अफसरी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद असाम से आदि नौकरी छोड़कर चलो और बाकी रोज़ आते थे, मुझे सर कहकर तंग करते थे, कहकर लगाते चले जाते थे। जहाँ चनाचे सारा वर्कलोड मुझ पर आ गया। इसके 2 फ़ायदे हुए, एक मुझे शुक्र हो कि और दूसरा मैं काम सीखा। मैं इतराफ़ करता हूँ, मैं आज भी इन 4 बरसों की कमाई खा रहा हूँ। मैं स्टोर की तरफ वापस आता। एक शाम मैं खबरों के ढेर में घूमता, अचानक मेरी कानों में अकबर अली भट्टी की आवाज़ गूंजी, और इंचार्ज साहब ऊपर देखो। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। अकबर अली भट्टी के गले में दायमी सोजिश थी। वो हर 2-4 मिनट बाद खनखान करके गला साफ करते, जिसके बाद वो गंगार तक पान खाते वालों की तरह जबड़े हिलाते रहते थे। वो इस वक्त भी जबड़े हिला रहे थे।
मैंने इनसे पूछा, सर जी सर। इनके साथ कदमी रंग के एक बारी जिस्म वाले साहब खड़े थे। भट्टी साहब ने इनकी तरफ इशारा किया, हुक्म दिया, ये प्रोफेसर मेरे दोस्त हैं, ये आज से आपके साथ काम करेंगे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भट्टी साहब ये हुक्म देकर दफ्तर से चले गए, जबकि वो साहब खड़े होकर मुझे देख रहे हैं और मैंने इन्हें बैठाया, चाय ऑर्डर की, इनसे अर्ज़ किया, काफ़ी का वक्त हो गया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं फ़ारुक होकर आपसे बात कर लूँ। प्रोफेसर साहब ने हाँ में सर हिलाकर इजाज़त दे दी। मेरे पास इस वक्त 15-20 लोगों की टीम थी, लेकिन अमलन मैं अकेला था। वो लोग काम नहीं करते थे, वो सिर्फ आते थे, चाय पीते थे, मुझे तंग करते थे और वक्त पूरा होने के बाद घर चले जाते थे। लिहाजा सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था और ऊपर से भट्टी साहब एक प्रोफेसर भी मेरे मत्थे मारे के थे। आप मेरी सूरत हाल का अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मैं काफ़ी से फारग हो गया। प्रोफेसर साहब के साथ बैठ कर तारुफ के बाद पता चला इनका नाम प्रोफेसर गनी जावेद है। चकवाल के किसी कॉलेज में अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। जवानी में एस्ट्रोलॉजी का शौक़ और इसी फ़न में 30 साल लगा दिए। बलाक के अंग्रेज़ी दान थे और बलाक के एस्ट्रोलॉजर चकवाल के करीब बोन के रहने वाले थे। इनकी शोहरत किसी न किसी दिन इस्लामाबाद पहुँच गई। ये सियासतदानों में उठने बैठने लगे। ये लोग इन्हें फ़ोन से बुला लेते, सारा सारा दिन अपने मुकद्दर का हिसाब निकलवाते रहते। शाम को बस के अड्डे पर छोड़ आते। ये बेचारे खाली हाथ बूंद से आते और खाली हाथ वापस चले। ये इस ख्वारी के दौरान कॉलेज से रिटायर होकर अब अकबर अली भट्टी के ज़ाती ज्योतिषी हैं। भट्टी साहब ने अखबार में इनका रोज़ाना का जायचा शुरू करा दिया, लेकिन इसका मुआवजा बहुत कम था। प्रोफेसर साहब का इसमें गुजारा नहीं होता। उन्होंने भट्टी साहब से दरख्वास्त की कि भट्टी साहब इन्हें जायचे के साथ डेस्क पर भी नौकरी दी, जिसके बाद प्रोफेसर साहब के 3 काम हो गए। ये डेस्क पे काम करेंगे और रोज़ाना का जायचा बनाएंगे। शाम के बाद अकबर अली भुट्टी और इनके सियासतदानों दोस्तों को अच्छे दिनों की उम्मीद दिखाएंगे। इनकी कोई मुस्तकिल रहाइश भी नहीं थी। ये कभी एक एमएनए के कमरे में सोते, कभी दूसरे के बेडरूम में। सियासतदान इन्हें एक दूसरे की तरफ फेंकते रहते थे। मैं बहरहाल ये सब कुछ सुनकर परेशान हुआ, क्योंकि अव्वल मेरे पास इन्हें बिठाने के लिए जगह नहीं थी, 2 मुझे काम करने वाला बंदा चाहिए था। फारिग महरीन की पूरी फ़ौज मेरे पास पहले से मौजूद थी, ऊपर से ये भी नाजिल हो गए, लेकिन मेरे पास ज़ाहिर है कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। चनाचे मैंने इन्हें मसनूई गर्मजोशी से वेलकम किया और ये प्रोफेसर गनी जावेद के साथ मेरा पहला ताल्लुक था, और ये सन 1993। प्रोफेसर साहब ने अगले दिन डेस्क पर आना शुरू कर। ज़िंदगी में उन्होंने कभी अखबार में काम नहीं किया था। इनकी अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों बहुत अच्छी थी, लेकिन ये अखबारी ज़बान नहीं जानते थे। मैंने इन्हें तर्जुमे पे लगा दी। सुबह इनके सामने अंग्रेज़ी रिसालों, ख़बरों का ढेर लगा कर इन्हें तर्जुमे का काम सौंप देता। लेकिन प्रोफेसर साहब का कमाल था, हम जब तक पाकिस्तान अखबार में रहे उन्होंने कभी अपना काम मुकम्मल नहीं किया। ये बेचारे कर भी लेते, लेकिन जवान बेवा की तरह कोई इन्हें सुकून से बैठने नहीं देता। कभी इन्हें भट्टी साहब तलब कर लेते, कभी इनका कोई दोस्त अपने मशाइक़े के बारे में इस्लाह के लिए इनके पास आ जाता। लोग इन्हें रात भर जगाए रखते हैं। सुबह इनकी हालत ख़राब होती। दूसरा, ये 60-62 साल के बुजुर्ग, इनकी मसरूफियात इनकी उम्र से ज़्यादा थे। तीसरा, ये काम इनका पैशन नहीं था, मजबूरी थी। वो सिर्फ 3000 रुपये तनख्वाह के लिए दफ्तर आते। बाद ऐसा पता चला ये 3000 के ख़ानदान इनका कुल गुजारा था, और ये रकम घर भिजवाते थे। ख़ुद अकबर अली भट्टी जैसे लोगों के रहम करम पे रहते थे। लोग इनसे रोज़ फ़ायदा उठाते। ये इन्हें लेकर किसी न किसी ब्यूरोक्रेट या वज़ीर के पास चले जाए। सारा दिन इनसे जायचे बनवाते। शाम के वक्त इन्हें भूखा प्यासा दफ्तर छोड़ जाते, और ये बेचारे हमारा बच्चा वो खाना खाते। इन्हें ले जाने वाले ब्यूरोक्रेट्स और वज़ीरों से करोड़ों रुपए के फ़ायदे लेते, जबकि प्रोफेसर साहब खाली हाथ और खाली जेब रह जाते थे। मुझे बहुत जल्द सूरत हाल का अंदाज़ा। इस दौरान प्रोफेसर मेरे घर भी तशरीफ़, मेरे बेटे और बेटी के सर पर हाथ रखकर इनके बुजुर्ग बन। चनाचे मेरी बीवी रोज़ मेरे साथ इनका खाना भी पैक कर दे। हम अक्सर इकट्ठे खाना खाते। जिस दिन प्रोफेसर साहब को इनका कोई मेहमान ले जाता तो मैं इनका खाना दफ्तर छोड़ दिया। प्रोफेसर साहब वापसी पर वही खाना खाकर चले जाते। दूसरा पार्ट नाज़रीन आपको अगले कॉलम में